स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो एक फ्रिक्शन है और एक इंक्लाइंड प्लेन है। स्टूडेंट दोनों इम्पॉर्टेंट है, अपनी नौयत के मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट हमें होना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि दरअसल आप बहुत सारी फोर्सेस स्टडी करते हैं। ठीक है, और फोर्स जो होती है स्टूडेंट्स वो दो काम करती है आपके सामने। या तो ये किसी चीज को या किसी बॉडी को, पार्टिकल को मूव करवा देती है, या अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, तो उसको रेस्ट में ले आती है। मतलब कि उसकी बॉडी की स्टेट जो है, आइदर द बॉडी इज मूविंग और द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो उसकी स्टेट को चेंज करती है। ये किसी एजेंसी है और फिर डिफरेंट नामों से ये डिफरेंट जगह पर यूज किया जाता है। तो फ्रिक्शन भी एक दरअसल क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, आगे बढ़ते हैं। मतलब फोर्स की दो नेचर होंगी, या तो ये फोर्स बॉडी की मोशन को रोकेगी या बॉडी को मूव करवाएगी। तो स्टूडेंट, फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब फ्रिक्शन वो फोर्स है जो अपोज करती है बॉडी की, जो अपोज करती है किसको, बॉडी की मोशन को। अपोज मतलब रोकती है। तो स्टूडेंट ये वाहिद वो फोर्स है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इस नेचर की फोर्स है कि जब इसका जिक्र होगा तो फिर याद रखिएगा कि फिर बॉडी की मोशन क्या होगी, रुकेगी। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या मतलब है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो अगर बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन, DOM स्टूडेंट शॉर्ट में लिखा मैंने, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर फ्रिक्शन एक्ट करेगी इसके ऊपर, वो तो क्या करेगी, इसके अपोजिट करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ से बहुत फ्रिक्वेंटली हम डिनोट करते हैं, ये कैसे होगी, इसके अपोजिट होगी। तो स्टूडेंट ये डायरेक्शन बताइए, क्योंकि हम वेक्टर का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होगी वो क्या होगी, बोलते हैं एक्ट्स पैरेलल। पैरेलल एक्ट करेगी सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं टाइप्स। फ्रिक्शन की बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर जो बताई गई हैं वो स्टैटिक है, डायनामिक है, रोलिंग फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन है। ये सब हम पढ़ेंगे। फिर इनकी कुछ एग्जांपल है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, पुशिंग अ वॉल, स्लिपिंग ऑन वेट फ्लोर, अगर कोई स्लिप हो जाए गीले फर्श पर, राइडिंग अ बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल के टायर में जो फ्रिक्शन होती है रोलिंग होती है। स्विमिंग जो होती है उसके अंदर कौन सी होती है, आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन के हवाले से, कि फ्रिक्शन सेल्फली अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट करती है विद अप्लाइड फोर्स। कैसे, जैसे सपोज कीजिए आपको डायग्राम में एक ब्लॉक नजर आ रहा है। इस ब्लॉक को अगर आप देखें तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर किसी बॉडी पर आपसे फोर्सेस पूछे जाएं कितनी फोर्स एक्ट कर रही हैं, तो सबसे पहले आप बॉडी पर बताएंगे कि दो फोर्स तो एक्ट कर रही होंगी। एक उसका वेट होगा जो यहाँ पर भी है, W, जिसको हमने क्या लिखा है, mg। अगर बॉडी रेस्ट में है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रही, तो ये जो वेट होता है ये नॉर्मल रिएक्शन के, नॉर्मल क्यों कहा, क्योंकि ये रिएक्शन सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो स्टूडेंट ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये वेट और रिएक्शन आर जो होंगे ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। इक्वल और अपोजिट मतलब अगर ये प्लस का 100 हुआ, सपोज कीजिए ये +10 हुआ, तो ये फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग -10 होगा। जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 0। तो R और mg और W एक दूसरे को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल कर देंगे। अब P क्या है यहाँ पर, P
भी आप बोल सकते हैं ये अप्लाइड फोर्स है, ये है अप्लाइड फोर्स। कौन सी फोर्स है? अब इसको बोल सकते हैं ये एफ अप्लाइड है। यूं कह लें कि इसको आप अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्ट में लिखा मैंने, ये इसको एक्सटर्नल फोर्स भी कहा जाता है। और आप ब्लॉक को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं राइट वर्ड। कहां मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं? राइट वर्ड। अब जरा डिस्क्रिप्शन देखिए स्टूडेंट्स। बोले सपोज दैट द वेट ऑफ द बॉडी इज 1000 न्यूटन। अगर मैं इसको बोलूं ये कितना है? 1000 न्यूटन वेट है, तो भाई स्टूडेंट रिएक्शन भी कितना होगा? रिएक्शन भी 1000 होगा। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा, अप्लाइड फोर्स पी ऑफ 1 न्यूटन, इस पी फोर्स को अप्लाई करेंगे जो अप्लाइड फोर्स है कितनी? 1 न्यूटन। अब जरा सोच कर बताइए क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? तो जवाब होगा नहीं करेगा, क्योंकि इसका वेट क्या बहुत ज्यादा है। अगर आप इसके मास की बात करें तो तकरीबन ये 100 kg का ब्लॉक होगा। अगर आप इसका मास कैलकुलेट करें स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 100 kg और ठीक है ग्रेटर देन 100 kg होगा ये। तो स्टूडेंट 1 न्यूटन की फोर्स से क्या ये मूव कर जाएगा राइट डायरेक्शन में? तो जवाब होगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वेट के अकॉर्डिंग क्या है? बहुत कम है। आइदर द बॉडी मूव और नॉट, तो वो मैंने समझाया आपको, द आंसर इज नो, बिकॉज द अप्लाइड फोर्स इज वेरी स्मॉल एंड फ्रिक्शन अपोजेस एंड कैंसिल द अप्लाइड फोर्स। ये क्या बोल रहा है भैया? क्यों नहीं मूव करेगा? अगर फ्रिक्शन की सेंस में बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन की सेंस में आंसर ये होगा कि अगर अप्लाइड फोर्स है 1 न्यूटन, बहुत कम है, तो इसको कैंसिल कर रहे होंगे कौन? फ्रिक्शन। वो में कितनी पैदा हो गई? 1 न्यूटन। ठीक है, इसलिए ये मूव नहीं करेगा अगर फ्रिक्शन की सेंस में बात की जाए। अब हमने क्या कहा? नाउ इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स इन स्मॉल अमाउंट, मतलब आप इंक्रीज करें अप्लाइड फोर्स को स्मॉल अमाउंट में। कितना स्मॉल? आप अप्लाइड फोर्स को कर दें 2 न्यूटन, फिर दोबारा ये मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी? 2 न्यूटन। और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे स्टूडेंट्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस विद द अप्लाइड फोर्स टू अ सर्टेन लिमिट। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपके पास होगा क्या? सपोज कीजिए कि अप्लाइड फोर्स आपने अब अप्लाई कर दी 500 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होकर कितनी हो गई? फ्रिक्शन भी इंक्रीज होकर कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 500 न्यूटन हो गई। तो 500 को क्या कर देगा? अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल। अब भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अब जरा सोचकर बताइए क्या ऐसा ही होता रहेगा? क्या इसको फोर्स बढ़ाते चले गए और ब्लॉक मूव ही ना करे, फ्रिक्शन भी क्या होते चले जाए? बढ़ते चले जाए। तो जवाब होगा स्टूडेंट नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता रहा तो फिर कोई भी बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो एक इस पॉइंट में यही कहा गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस विद द अप्लाइड फोर्स टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक ये इंक्रीज करेगी, पर उसके बाद ये इंक्रीज नहीं करेगी, रुक जाएगी। फिर क्या होगा? द बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन शोज दैट फ्रिक्शन एडजस्ट्स इटसेल्फ विद अप्लाइड फोर्स। ये बिहेवियर शो कर रहा है कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती है 1 2 3 4 5 500 तक, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को 1 2 3 4 5 500 तक खुद से क्या करती है? एडजस्ट करती है इटसेल्फ। स्टूडेंट इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मतलब एक सर्टेन लिमिट तक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ अपने आप को क्या कर रही होती है? एडजस्ट करती है। Hence friction is a self-adjusting force। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का जैसे कि भी आपने देखा कि अगर सपोज करें कि ब्लॉक जो हमारे पास मौजूद था उसका वेट हम कर दें 1000 से 2000 न्यूटन, तो अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, क्या अब भी आपकी जो अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन है क्या वो 500 तक इंक्रीज करेगी?
तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट नहीं, अब 500 तक इंक्रीज नहीं करेंगे जो लास्ट हमने एग्जाम्पल में देखा। तो अब आपका आंसर होगा कि जो फ्रिक्शन है वो अपने आप को एडजस्ट करेगी कितना, तकरीबन 1000, क्योंकि 1000 वेट पर वो कहां तक जा रही थी, 500 तक। तो हमने यही यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाया कि फ्रिक्शन जो होती है वो वेट से क्या होती है, डायरेक्टली रिलेट करती है। अगर वेट इंक्रीज करने लगेगा तो अब जो फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फली एडजस्ट करेगी, वो भी क्या करेगी स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ बढ़ जाएगी। ठीक, मतलब इस फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों कहा, क्योंकि फ्रिक्शन की एक हद तक बढ़ती है, लिमिट तक इंक्रीज होती है, उसके बाद फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होती, उसके बाद ये फ्रिक्शन ब्रेक हो जाती है, आप ये कह सकते हैं बॉडी मूव कर जाती है, तो फिर जो फ्रिक्शन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन में, डायनामिक फ्रिक्शन में। अब अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन रिमूव करूं तो इक्वल और कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ये म्यू है, तो आपके पास से फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है F इक्वल टू म्यू आर, क्योंकि W और R की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है, एक्शन रिएक्शन है। वेयर म्यू इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये रेशो है दरअसल किसके, स्टूडेंट फॉर्मूला से समझिए। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल्स टू एफ ओवर आर, एफ क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन, आर क्या नॉर्मल रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने को हम क्या बोलते हैं, रेशो भी बोलते हैं। तो ये रेशो है लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फॉर्मूला भी बता दिया। अगर यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट यूनिट गौर से देखिए, दोनों की यूनिट क्योंकि फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है, और हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो भी फोर्स है, तो दोनों की यूनिट न्यूटन होगी, और न्यूटन न्यूटन एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा, तो आंसर आएगा 1। तो हम बोलेंगे हेंस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो सी साइड पे पानी में चलने का, तो स्टूडेंट क्या जब हम नॉर्मल वॉक करते हैं तो हम हवा में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन सी साइड पर जब हम जाते हैं तो अगर आप पानी में चलते हैं तो आप वाटर में मूव करते हैं। तो क्या आपको पानी में चलते हुए कोई अपोजिशन या फ्रिक्शन महसूस होती है? तो स्टूडेंट अगर आपने एक्सपीरियंस करा तो आपका आंसर होगा बिल्कुल होती है। पानी में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसका मतलब जो लिक्विड होते हैं या फ्लूइड्स होते हैं, इन फ्लूइड्स में गैसेस भी आ जाती हैं। जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन। हम यही पढ़ने जा रहे हैं और इसके पीछे जो स्टोक्स लॉ था उसने फ्रिक्शन कैलकुलेट करी, वो पढ़ेंगे। तो स्टोक्स फाउंड दैट बॉडीज मूविंग थ्रू फ्लूइड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपीरियंसेस आर रिटार्डिंग फोर्स, रोकने वाली फोर्स पैदा करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन और विस्कस ड्रैग कहलाती है। स्टूडेंट अगर आगे बात की जाए, इफ द मूविंग बॉडीज आर स्फीयर्स देन फ्लूइड फ्रिक्शन इफ इज गिवन। बॉडी ने अगर स्फीयर हो तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगी, अगर बॉडी की शक्ल स्फीयर की हो, जैसे आपने पेंडुलम वाले प्रैक्टिकल में एक बल्ब देखा होगा वो, तो बोली होती है 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा क्या होता है, इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। स्टूडेंट विस्कोसिटी वो आपके लिए फेमिलियर वर्ड है, और वेयर आर क्या है, आर जो है रेडियस है स्फीयर का, अगर ये स्फीयर फ्लूइड में जाएगा तो इसका रेडियस होगा। वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, अब जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड में मूव करेगा वो नीचे की तरफ फेंका है तो वो वेलोसिटी होगी इसकी वी। डायग्राम से भी समझा देते हैं स्टूडेंट्स। तो सपोज कीजिए ये स्फीयर है, ठीक है, ये हमारे पास स्फीयर है, इसका मास m है, और उसको लिक्विड में नीचे की तरफ फेंका गया, ठीक। तो नीचे ये किस फोर्स से मूव करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से करेगा, mg के बराबर होगी, और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, v। और जैसे ही ये डिप करेगा स्टूडेंट लिक्विड में, लाइक आप ऑयल वगैरह ले लें, ठीक है, जैसे इंजन ऑयल वगैरह ले लें, मोबिल ऑयल,
तो वो थोड़ा थिक होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जैसे ही ये उसके अंदर डिप करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी। अब स्पीड अगर कम होगी तो इसका मतलब यह होगा कि इसकी मोशन को रोक रहा है। कौन रोक रहा है, ये डिप कर गया किसके अंदर, ठीक है, मोबाइल ऑयल में, ऑयल के अंदर, तो इसका मतलब ऑयल ने इसकी मोशन को रोका, वो कहलाती है विस्कस ड्रैग, ठीक है, जिसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक का इंक्लाइंड प्लेन। ये आपने मैट्रिक में मशीन के चैप्टर में पढ़ा होगा एज अ सिंपल मशीन, लेकिन हम इसको एज सिंपल मशीन नहीं स्टडी करेंगे। इंक्लाइंड प्लेन होते क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब कोई भी प्लेन जो कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री बनाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है, लेस देन 90 डिग्री बनाए हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन। डेरिवेशन करते हैं स्टूडेंट, बताते हैं इसमें डेरिवेशन किस चीज की करनी है। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन। बोले मास कंसीडर करें, एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है, विच मेक्स एन एंगल थीटा। स्टूडेंट ये थीटा है, इसको करेक्ट करिएगा, ये थीटा एंगल है यहां पर, with the horizontal plane. The forces acting on the block are, जो फोर्सेस एक्ट करेंगे स्टूडेंट्स ब्लॉक के ऊपर, वो क्या होंगे, वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस रिएक्शन होगा आर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। स्टूडेंट अगर डायग्राम में ये समझाऊं मैं सारी बातें, तो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो यहां पर डायग्राम में भी मौजूद है। स्टूडेंट ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है, m है, जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना थीटा, ये थीटा एंगल लेस देन 90 डिग्री है। अब अगर इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस की बात की जाए तो वो 3 है। एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W, जो किसके बराबर होगा, बाद में हम इसको लिखेंगे, वो mg होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन होगा, बस डायरेक्शन याद रखिएगा स्टूडेंट, समझते हैं रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में r, तो स्टूडेंट ये गलत है, ठीक है, ये डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन है। ये नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और फ्रिक्शन का होगा क्योंकि ये स्लाइड होने से रुका है, मतलब वो नीचे आना चाह रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे हो सकती है इसकी, तो फ्रिक्शन होती है ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फिर फ्रिक्शन अगर ये नीचे आएगा, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, DOM डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फिर ये आएगा इसके अपोजिट, अपोजिट समझ में आ गया, फ्रिक्शन होगी इसके अपोजिट, जिसका डायरेक्शन। अब स्टूडेंट सिलेक्शन ऑफ एक्सिस करते हैं हम, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एक्सिस कैसे करेंगे, मतलब हमें एक्स और वाई एक्सिस बनाने, क्यों बनाने हैं आपको भी पता लग जाएगा। द रूल ऑफ सिलेक्शन ऑफ एक्सिस इज दैट दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जब भी आप एक्सिस बनाते हैं तो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90। अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट एक्स एक्सिस यहाँ हो ऐसे ही, वाई एक्सिस यहाँ हो ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है, बस रूल ये है कि ये एंगल कितना फॉर्म करेंगे, ये एंगल फॉर्म करेंगे कितना, 90 डिग्री का, ऐसे भी हो सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मतलब यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही एक्स और वाई एक्सिस का पेयर आपको नजर आए। अब स्टूडेंट अगर हुआ करें, नाउ सेलेक्ट, कहा गया सेलेक्ट करें एक्स एक्सिस पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, क्योंकि मैंने अभी बताया एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आप किसी भी जगह पर x सेलेक्ट करें तो y उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपने इसको x बोला है, x एक्सिस है, तो अगर आप सिर्फ y बनाना चाहे तो y क्या होगा, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो कितना एंगल बनाएगा, 90। वही इस लाइन में बताया कि x एक्सिस एंड y एक्सिस आर परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं, फिगर में देखते हैं, जैसे अगर मैं इसको x एक्सिस बोल रहा हूं, ठीक है,
ये इंक्लाइन प्लेन मैंने बनाई, ब्लॉक रख दिया। अब मैंने कहा कि एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, बिल्कुल सही बात है, ये एक्स एक्सिस हमारा, तो वाई एक्सिस कितना होगा, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, गौर से देखिए, ये एक्स एक्सिस पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन है, तो वाई एक्सिस इसके ऊपर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर दोबारा रिपीट करते हैं, स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि ऐसे एक्स एक्सिस हो, बस रूल ये है कि जब भी इनको ड्रॉ किया हुआ है तो इनके दरमियान, दोनों लाइन के दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। अब स्टूडेंट ये क्यों किया, हमें रिजॉल्व करना है वेट के कंपोनेंट्स को। अगर आप गौर करें तो हम ये रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व द वेट W into its components parallel and perpendicular to the inclined plane। मतलब जो वेट था W, ये वाला, ये वेट W, इसको हमने रिजॉल्व करा है दो कंपोनेंट में। कौन सा देखिए, एक आ गया ये कंपोनेंट जो y एक्सिस के पैरेलल है, एक आ गया ये कंपोनेंट जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस। मतलब एक y एक्सिस के पैरेलल और एक x एक्सिस के पैरेलल। तो ये कहलाएगा W, ये एंगल थीटा है स्टूडेंट्स। तो याद करें, थीटा के बराबर वाला होता है cos, और थीटा के जो अपोजिट होता है उसके साथ क्या लगाते हैं हम स्टूडेंट्स, साइन प्लेस करते हैं, जो कि हमने किया हुआ है। क्या प्लेस करते हैं, साइन थीटा। तो वेट के दो कंपोनेंट बनाए, क्यों बनाए, उसकी वजह, उसकी वजह क्या है, हम पढ़ेंगे केसेस। और केसेस के स्टूडेंट वी विल डिस्कस द फ्लोइंग केसेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। कौन कौन से, व्हेन ब्लॉक इज एट रेस्ट, जब इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक का रेस्ट में रुका हो। व्हेन ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन हैविंग फ्रिक्शन, जब ब्लॉक नीचे गिर रहा है, फ्रिक्शन सरफेस पर मौजूद हो। व्हेन ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, अब भी नीचे गिर रहा है लेकिन अब फ्रिक्शन मौजूद ना हो, फ्रिक्शन ना हो इंक्लाइन प्लेन पर। नेक्स्ट केस क्या पढ़ेंगे, व्हेन ब्लॉक मूव्स अपवर्ड, जब ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो। तो स्टूडेंट पहला केस है व्हेन ब्लॉक इज एट रेस्ट। अब हम जानते हैं अगर कोई बॉडी रेस्ट में और उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब बहुत सीधा सा ये है कि उसके ऊपर फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टूडेंट स्टैटिक इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन पड़ी होंगी, समेशन एफ एक्स। अब एक्स डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्स है स्टूडेंट, वो कौन कौन सी है, एक है हमारे पास फ्रिक्शन एफ अपवर्ड, और एक है इस तरफ W साइन थीटा। ये एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्सेस है। अब स्टूडेंट अगर गौर करें तो F अगर मैंने प्लस लिया तो W साइन थीटा माइनस लिया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है। इन दोनों फोर्सेस को सम करेंगे तो इक्वल किसके होगा, 0। या आप ये बोल सकते हैं कि ये माइनस W राइट पे आके प्लस हो जाएगा, तो F किसके बराबर होगा, W साइन थीटा। इसी तरह समीशन एफ वाई देखें तो y के ऊपर भी दो फोर्स हैं, एक है नीचे की तरफ W cos थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है स्टूडेंट्स, अपवर्ड डायरेक्शन में है R। कौन सी फोर्स है, ठीक है, तो R प्लस ली मैंने, W साइन थीटा माइनस लिया, डाउनवर्ड इक्वल किसके आया, 0 के। और अगर इस माइनस वाली वैल्यू को राइट पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ये दोनों इक्वेशन वो तो ये शो कर रही है, अगर एफ डब्ल्यू साइन थीटा और आर डब्ल्यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाए, ये एफ डब्ल्यू साइन थीटा और आर डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाए, तो फिर आपके पास जो ब्लॉक होगा वो इंक्लाइन प्लेन पर किस कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा, मूव नहीं। स्टूडेंट नेक्स्ट केस व्हेन ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन विथ फ्रिक्शन, अगर ब्लॉक क्या करेगा स्टूडेंट्स, स्लाइड करेगा और फ्रिक्शन मौजूद होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं स्लाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन है AC, तो नेट फोर्स कितनी होगी स्टूडेंट,
अगर ये नीचे हो रहा है तो W sin थीटा फोर्स ज्यादा है, आप यूं कह सकते हैं, और फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो नेट फोर्स कैसे मालूम करते हैं, ठीक है, ज्यादा वाली फोर्स में से कम को क्या कर देते हैं, माइनस, तो ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इनका फॉर्मूला पुट करा है, mg sin थीटा माइनस ऑफ F बराबर होता है ma, और ए कैलकुलेट करना है तो ये यहां से m लेफ्ट पर आकर क्या हो गया, डिवाइड, जैसे डिवाइड हुआ तो दोनों पर मैंने सेपरेट करा, और यहां m से m क्या कर गया, कैंसिल, तो ये एक्सप्रेशन आया आपके पास विथ फ्रिक्शन किसका, एक्सेलरेशन का। स्टूडेंट तो आगे कहा जा रहा है फ्रिक्शन नहीं है। अगर स्टूडेंट फ्रिक्शन नहीं है तो सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन को आप जीरो कर दें। इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट ऑन इंक्लाइन प्लेन देन एफ किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो जो लास्ट एक्सप्रेशन था उसमें एफ के रख देंगे जीरो, ये जीरो से एल डिवाइड होकर जीरो होगा, और जीरो माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा के। अब रीजन आते हैं स्टूडेंट पेपर में, व्हाई ऑल द बॉडी स्लाइड्स डाउन विद द सेम एक्सेलरेशन फ्रॉम फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन, मतलब जो भी बॉडी हो वो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट ये है। वो एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आती है, क्यों, तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये स्टूडेंट कहना चाह रहे हैं कि दरअसल किनका एक्सेलरेशन सेम है, मतलब भारी बॉडी हो या हल्की हो, हेवी या लाइट हो, एक्सेलरेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, और सही है नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है जे पर और साइन थीटा पर, इधर मास का जिक्र नहीं है स्टूडेंट। तो आंसर इसका है द एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू जे साइन थीटा शोज दैट द एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन the value of g and sin theta and independent of the mass of the bodies, mass of bodies पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हल्की हो भारी हो, इसलिए ये स्लाइड डाउन करता है फ्रॉम सेम एक्सेलरेशन फ्रॉम द इंक्लाइंड। लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और वो है व्हेन ब्लॉक मूव्स अप। अब अगर अप मूव करेगा स्टूडेंट तो देखिए ये फोर्स एफ से अप मूव कर रहा है, फ्रिक्शन अब नीचे आएगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर हो तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट होती है, ठीक। तो अब बैक पर कितनी फोर्सेस है, वही व्हेन ब्लॉक मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स एफ विद एक्सेलरेशन है, द नेट फोर्स विल बी क्या होगी स्टूडेंट, ये होगी, अगर गौर करें ऊपर ले जाने वाला फोर्स ये ज्यादा होगी, और नीचे जो रोकने वाली फोर्स है वो दो है, एम जी साइन थीटा और एफ, ये इसके मुकाबले में क्या होंगी, कम होंगी। तो स्टूडेंट फिर हम क्या करेंगे, ज्यादा वाली फोर्स में से इन दोनों फोर्सेस को माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी एम ए के बराबर। अगर आप गौर करें तो मैंने यहां इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस भी क्या हो गया, प्लस हो गया स्टूडेंट। तो एक्सप्रेशन बना एफ इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ इक्वल